हाँ जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पूर्व आपके लिए दो प्यारी सी लाइनें कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कभी भी ऐसा होए, कोई ऐसा फेज आए, आते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो कहीं ना कहीं से कोई सा भी, जैसे एग्जाम में फेल हो गए, कभी 2 नंबर से रहे, 1 नंबर से रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस हौसला रखो अपने अंदर की वापस रीअटेम्प्ट कर सके, रीस्टार्ट कर सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? इनमें से कौन सा देश है जहाँ पे एस जयशंकर ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मॉरिशस और डी है सिंगापुर। हाल ही में मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। पूछ सकता है, आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है कि एस जयशंकर ने कहाँ पे मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16 जुलाई 2024 को पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, जो उनकी नई नियुक्ति के बाद पहली यात्रा थी। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में वापस विदेश मंत्री बनने के बाद में एस जयशंकर ने पहली विदेश यात्रा किस देश की है? मॉरिशस की। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ, इसे इसका पूरा नाम है माझा लड़का भाऊ योजना शुरू की है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसने माझा लड़का भाऊ योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने ये योजना लॉन्च की है। इस योजना में क्या है, भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको प्रति महीने 10,000 रुपए देकर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की है। तो ये योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र में। कौन सी? माझा लड़का भाऊ योजना। इसको माझा लड़का भाऊ योजना 2023 सरकार बेरोजगार युवाओं को देगी 10,000 रुपए हर महीने। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा युवाओं के हित में एक नई योजना को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जो युवा बेरोजगार हैं उनको हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, माझा लड़का भाऊ योजना 2024 के माध्यम से युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है। हाल ही में इसे भारत सरकार द्वारा बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है, यानी बीएसएनएल का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किस नियुक्त किया गया है? इनमें से ऑप्शन नंबर ए है प्रीति पटेल, बी है संजय मारीवाल, सी है विनय मोहन और डी है रॉबर्ट जे रवि। तो हाल ही में रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया है। देखिए, जैसे ही बात में अभी लगभग 6 दिन हो गए, 5-10 दिन में जैसे ही जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनियां, जिन्होंने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाए हैं, बढ़ाते ही बीएसएनएल की ओर ग्राहक ज्यादा आकर्षित हुए हैं। क्यों? बीएसएनएल के प्लान ऐसे हैं जो ग्राहक के हित में है। ठीक है, इसलिए आपको पता है 3-4 जुलाई के बाद में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट करवाई है। अभी वर्तमान में लगभग 200 मिलियन से ज्यादा व्यक्ति बीएसएनएल के कस्टमर्स हैं। तो यहाँ से बीएसएनएल चर्चा में आया और बीएसएनएल का जो नया सीएमडी बनाया है वो रॉबर्ट जे रवि को बनाया गया है। देखिए, 17 जुलाई 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद रॉबर्ट जे रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब यहां से चर्चा में आ गया बीएसएनएल। बीएसएनएल पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है, पिछले साल भी चर्चा में रहा था, अभी भी चर्चा में है। कुछ समय तो बात आई थी कि बीएसएनएल को बंद कर दिया जाए, बीएसएनएल को पूर्णतः प्राइवेट कर दिया जाए, लेकिन फिर से इसको चालू किया गया। देखिए, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को सरकार ने 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था। क्वेश्चन पूछ ले कि बीएसएनएल को सरकार द्वारा कब निगमित किया गया? 2000, 15 सितंबर सन 2000 में। आगे क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली और मुंबई को छोड़कर, ये दो जो शहर हैं दिल्ली और मुंबई, इनको छोड़ के संपूर्ण भारत में बीएसएनएल अपनी सेवाएं
देने का अधिकार रखती है। आगे देखिए, ये भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी इसके ऊपर पूर्ण अधिकार किसका है? भारत सरकार का। ठीक है, आगे देखिए, वित्त वर्ष 2021 के दौरान इसकी कुल आय 18,595 करोड़ थी। वर्तमान में बीएसएनएल के पास जो यूजर हैं 1208 लाख ग्राहक है। लगभग आपको एक आंकड़ा देता हूं अभी का, 200 मिलियन के लगभग यूजर्स है किसके? बीएसएनएल के। बीएसएनएल भारत की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इससे पूर्व 3 कंपनी आती है और विश्व की 25वीं सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल। तो यहां से बीएसएनएल के बारे में जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहे कि बीएसएनएल कौन सी है? भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व की 25वीं सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है? आपको पता है परसों ही 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी नियुक्ति की गई है। वो 2 कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आर महादेवन, बी है कोटेश्वर सिंह, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आर महादेवन और कोटेश्वर सिंह दोनों को सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इनमें से 2 की नियुक्ति और हो गई है। ठीक है, कुछ न्यायाधीश रिटायर होते जाते हैं, फिर उनकी जगह नए, फिर नए आते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, फिर नए, ये नियुक्ति का प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहां से चर्चा में आया सुप्रीम कोर्ट, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, सॉरी ये थोड़ा सा गलत आ गया, आपको देखिए जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आर माधवन, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, अब यहां से थोड़ी सी डिटेल पूछेगा आपको सुप्रीम कोर्ट का इतिहास। भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई, कैसे बना, क्या इतिहास रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापना हुई और इसको बनाया गया वो 1937 में बनाया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में इसकी स्थापना की गई। देखिए, भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बनाया गया है। यह न्यायालय प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता था तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करता था। यानी उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो क्या करता था, जो हाई कोर्ट्स है उनमें जो कोई केस है उसकी अपील अपन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे, साथ में प्रांतों और संघों के बीच में, यानी उस समय छोटे छोटे प्रांत थे ब्रिटिश काल में, उनमें और राज्यों के बीच में जो विवाद होते थे उनका निपटारा करता था उस समय का सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्रता के बाद संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय है, वो कब बना? 1950 में इसका गठन हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उससे पूर्व क्या था? ये भारत का संघीय न्यायालय था। आगे देखिए, 1950 के संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों वाले सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी। यानी जब सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय लाया गया, उस समय केवल एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34। ठीक है, आगे देखिए, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश है। यानी एक तो है मुख्य न्यायाधीश जिसे बोलते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का एक ढांचा है जो अपने को समझना है। देखिए, अब यहां से थोड़ा सा देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय गठन कब किया गया? 28 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के बाद में। संख्या पहले 31 थे, वर्तमान में कितने हैं? एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, ऐसे करके कुल कितने हैं? 34 न्यायाधीश है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर नियुक्ति करता है। ठीक है, योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष कार्य कर चुका हो अथवा 10 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में सम्मिलित न्यायविदों में लॉ की जानकारी हो अच्छी खासी, ये इसकी योग्यताएं हैं। यहां से कॉलेजियम व्यवस्था, देखो पिछले साल से ही कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा भारत में एक विवाद रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करें और सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि न्यायिक प्रक्रिया में आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करें। इस वजह से ये कॉलेजियम व्यवस्था ये चर्चा में रही थी। इसका मेन कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होती है, जजों के नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु व्यवस्था बनाई गई है, जिसे कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जज इसके सदस्य होते हैं। ये 5 जज ही फैसला करते हैं
कौन सा व्यक्ति अगला मुख्य न्यायाधीश बनेगा। नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 28 अक्टूबर 1998 में 3 जजों के विषय में फैसले के बाद प्रभावी हुआ। यानी ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है ये 1998 में प्रभाव में आया था। ठीक है, 2020 के बाद में इसके ऊपर चर्चा होती रही। 2023 में इसमें संशोधन की व्यवस्था की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और वर्तमान में ये व्यवस्था चालू है। तो सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस देश में उच्च प्रभावकारी वाली मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि R21 मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन है वो किससे संबंधित है और इनमें से किस देश में लॉन्च की गई है। ए माली, बी है स्पेन, सी है गाना और डी है आइवर कोस्ट। तो हाल ही में आइवर कोस्ट में भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है R21 मैट्रिक्स एम, इसको लॉन्च किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मलेरिया रोग है वो किस वजह से होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइवर कोस्ट पहला देश है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित R21 मलेरिया वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। कई अफ्रीकी देशों द्वारा अधिकृत इस वैक्सीन का लक्ष्य शुरुआत में 2,50,000 बच्चों को टीका लगाना और गवी के सहयोग से लाखों बच्चों तक पहुंचाने की योजना है। वहां की गवर्नमेंट है, उसके सहयोग से अन्य बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये पहला देश बन गया कौन सा, आइवर कोस्ट। या आइवर कोस्ट जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, इसमें सर्वप्रथम ये वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है तो इस प्रकार है, एटीपी रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को 68वीं रैंकिंग मिली है। टेनिस खिलाड़ी है, ये जो एटीपी रैंकिंग है ये टेनिस में दी जाती है, तो इनमें से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे विश्व में टेनिस में 68वीं रैंकिंग मिली है। ऑप्शन नंबर ए है सुमित नांगल, ऑप्शन नंबर बी है गौरव मिश्रा, सी है जयदीप मुखर्जी और डी है नरेश कुमार। तो हाल ही में जो सुमित नांगल है इन्हें एटीपी टेनिस खिलाड़ी है, इनको एटीपी में 68वीं वैश्विक रैंकिंग मिली है। ठीक है, यहां से देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने सोमवार को जारी नवीनतम एटीपी रैंकिंग में 68वां स्थान हासिल किया। अब यहां से इसके बारे में पूछ सकता है कि सुमित नांगल का संबंध किस खेल से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका संबंध किससे है, टेनिस से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ। इनमें से किस शहर में भारत के तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन हुआ, मीटिंग्स हुई, शिखर सम्मेलन हुए, यहां से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में। तो अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है नई दिल्ली और डी है बिहार। तो हाल ही में नई दिल्ली में तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये भारत का तीसरा साइबर शिखर सम्मेलन हुआ था। आज के जितने इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे वो यही समाप्त होते हैं। अब आज की जो न्यूज हेडलाइन है, न्यूज समरी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, हर वर्ष 18 जुलाई को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको पता है नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन 18 जुलाई 2024 को किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंग्स टू आवर होप्स पुस्तक है वो किससे संबंधित है, द्रौपदी मुर्मू से। इसमें क्या है, द्रौपदी मुर्मू के जितने भी 75 महत्वपूर्ण भाषण है अब तक दिए गए हैं उनका संकलन इसमें किया गया है। आगे देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना लाने का ऐलान किया है। जो अपन ने पढ़ा था, माझा लाडला भाऊ योजना कहाँ की है, महाराष्ट्र की। इसमें क्या किया जाएगा, 10,000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। किनको, जो बेरोजगार युवा हैं उनको। ठीक है, आगे देखिए, क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप T20 प्रतियोगिता 19 जुलाई 2024 से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। आज से श्रीलंका में वुमेन्स T20 विश्व कप आयोजित हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वुमेन्स T20, अभी थोड़े दिन पहले मेंस T20 कप समाप्त हुआ है, भारत उसमें विजय रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिलाओं का जो T20 विश्व कप है वो कहाँ आयोजित हो रहा है, श्रीलंका में। आगे देखिए, तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के महान गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को सम्मानित करने के लिए ट्रेंट ब्रिज के पवेलियन छोर का नया नाम बदलकर स्टुअर्ट ब्रांड एंड
स्टुअर्ट ब्रांड कर दिया गया है, ठीक है। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है स्टुअर्ट ब्रांड, इनके नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय, अब आपसे पूछ सकता है, देखो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पवेलियन का संबंध किस खेल से, किससे, क्रिकेट से। इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी आउट हो जाता है वो वापस आके जहां बैठता है उस कॉर्नर को या उस जगह को बोलते हैं पवेलियन। क्या बोलते हैं, पवेलियन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 6 देशों को एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। देखो ये आरक्षण का मुद्दा, ये योजनाएं क्यों लाई गई है अभी युवाओं के लिए। एक घटना बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकली थी जिसमें 20,000 की वैकेंसी, 20,000 रुपए सैलरी वाली वैकेंसी थी 600 पदों पे। लेकिन वहां पे लगभग 25 से 30,000 युवा पहुंच गए इंटरव्यू देने। इस वजह से पूरा का पूरा मुंबई एयरपोर्ट भयंकर भीड़ में तब्दील हो गया और वहां पे भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। इस बाद में कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र राज्य अपने युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आगे आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि बाहर के युवा हमारे राज्यों में आके नौकरी ना कर सके, पहली प्रायोरिटी हमारे युवाओं को मिले, इसलिए ये नए नए बिल ला रहे हैं। कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया गया। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो यहां से पूछ सकता है कि स्टॉर्म एक्स का संबंध किससे है, ईंधन से। क्या है ये, हाई स्पीड कार का, या हाई स्पीड का जो रेसिंग कार होती है उसका फ्यूल है, उसका ईंधन है। तो आज की जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यही समाप्त होते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाहो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।